वाणिज्य के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुपात विश्लेषण से संबंधित, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस। लेखांकन प्रक्रिया से उत्पन्न राशियों से संस्था के वित्तीय विवरण पत्र तैयार किए जाते हैं और इन विवरण पत्रों में जो भी हम सूचनाएं एवं समंकों को लिखते हैं और इनका परिकलन किया जाता है और इसमें विभिन्न अनुपातों को इस्तेमाल करते हैं, तो इन अनुपातों को हम कहते हैं लेखांकन अनुपात। इन अनुपातों को हम 3 तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक शुद्ध अनुपात के रूप में, एक दर के रूप में या फिर एक प्रतिशत के रूप में। अब शुद्ध अनुपात के रूप में यदि हम अनुपातों की गणना करें तो जैसे कि मान लीजिए आपकी चालू संपत्तियां हैं 6 लाख की और दायित्व हैं 4,20,000 के, तो इसमें हमने अनुपातिक तौर पे क्या लिया, 6 लाख इज टू 4,20,000 या 6 लाख इज टू 4,20,000 मीन्स 10 इज टू 7। अब यदि हम दर के रूप में लें तो इसमें हम अपॉन करते हैं या बटा करते हैं। मान लीजिए किसी संस्था की विक्रय राशि 40 लाख है और कार्यशील पूंजी 2.5 लाख है, तो हम कहेंगे कि 40 लाख अपॉन 2.5 लाख मीन्स 40 लाख में 2.5 लाख का भाग दिया तो यह आता है 16। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर 16 गुना है, मीन्स 2.5 लाख की करेंट कैपिटल से हमने 40 लाख का विक्रय किया, मीन्स 16 गुना इसका दर आता है। अब यदि हम प्रतिशत के रूप में करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं प्रतिशत निकालना तो सभी को आता है। मान लीजिए आपकी सेल्स है 10 लाख और प्रॉफिट है 2.5 लाख, तो हम कहेंगे कि 10 लाख पे 2.5 लाख का प्रॉफिट है तो 100 पर कितना, मीन्स 25%। तो इन 3 तरीकों से हम अनुपात विश्लेषण की गणना कर सकते। अनुपात विश्लेषण इम्पॉर्टेंट क्यों है? किसी भी संस्था से संबंधित जो भी पक्षकार हैं, चाहे वह विनियोजक हो, ऋणदाता हो, लेनदार हो, देनदार हो, ये सभी व्यक्ति उस फर्म की वित्तीय स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उसमें बिजनेस किया जाए, क्या उसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो उसके लिए वे इन अनुपातों विश्लेषणों का ध्यान रखते हैं और इसका अध्ययन करके वो देखते हैं कि संस्था के प्रबंधकों की क्षमता कैसी है, योग्यता क्या है, संस्था की वित्तीय स्थिति कैसी है। तो यदि हम उद्देश्यों को लें तो सबसे पहले उद्देश्य आता है लेखांकन समंकों के परस्पर संबंध से अंकों की सतह तक पहुंचना। कोई भी यदि कोई हमारे पास विश्लेषण करके अनुपात दिया गया है तो उससे ये समझ आता है कि जो मूल अंक थे, जो कि अपने आप में एब्सोल्यूट फॉर्म में है कि असेट्स 10 लाख की है, उससे कुछ पता नहीं चलता। अगर हमें यह पता चलता है कि पिछले सालों में निरंतर ये इसमें वृद्धि हुई तो पता चलता है कि बिजनेस निरंतर प्रगति की ओर है। और यदि पिछले वर्ष में यह 15 लाख थी और भी 10 लाख हो गई तो पता चलता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो इस प्रकार से जो भी अपने आप में अंक दिया जाता है उसकी मूल सतह तक पहुंचा जाता है। इसी प्रकार वर्ष के अंतिम दिन संस्था की रोकड़ स्थिति क्या थी, नकद, बैंक शेष, अल्पकालीन बजट, तो इससे पता चलता है कि दैनिक परिचालन व्यय कितने किए गए और वह कितनी क्षमता से किए गए, कितनी कार्यकुशलता से किए गए। इसका सेकंड पॉइंट है लेखांकन अंकों का सरलीकरण। जो भी समंक दिए गए हैं उनको समझने में बहुत आसानी रहती है कि वे हमें कौन सा तथ्य बता रहे हैं, क्या निरंतर बढ़ने की दिशा में है या गिरने की दिशा। इसका अगला उद्देश्य जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आदर्श अथवा प्रमाप अनुपातों की रचना। विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं के अनेक वर्षों के वित्तीय विवरण पत्रों के समंकों के आधार पर अनुपातों की गणना की जाती है और उसका एनालिसिस किया जाता है और उसके आधार पर कुशल और योग्य विश्लेषक विभिन्न वित्तीय अनुपातों के आदर्श या प्रमाप निर्धारित करते हैं। मान लीजिए हमारा प्रॉफिट आ रहा है केवल 5%,
तो हम ये देखेंगे कि हमारी ही तरह की इंडस्ट्री में मान लीजिए दूसरे कॉम्पिटिटर्स 7% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम भी अपना एक प्रमाप स्टैंडर्ड निश्चित करेंगे 7% और उसके लिए कोशिश करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इसका नेक्स्ट उद्देश्य है अल्पकालीन शोधन क्षमता एवं तरलता का ज्ञान। मान लीजिए कोई भी अल्पकाल में यदि हमारा कोई दायित्व आ जाता है तो हमारे बिजनेस की रोकड़ अनुपात के आधार पर क्या तरल स्थिति है, क्या उस अल्पकालीन चालू दायित्व का भुगतान करने में संस्था समर्थ है या नहीं। नेक्स्ट, दीर्घकालीन शोधन क्षमता का ज्ञान। कुछ ऐसे दायित्व होते हैं जो दीर्घकाल में देय होते हैं, कई बार 2 साल में, कोई 3 साल में। तो ऐसी स्थिति में चूंकि वह निरंतर ड्यू नहीं हो रहे हैं, तो जब कभी वो ड्यू होंगे तो उनका अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में क्या व्यावसायिक संस्थान उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर ईयर में इतनी राशि अपने बिजनेस में निकाल पाएगी या नहीं, इसके लिए कुछ विशिष्ट अनुपात निकाले जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं दीर्घकालीन अनुपात। नेक्स्ट है परिचालन कुशलता का ज्ञान। संस्था के विभिन्न क्रियात्मक एवं आवर्त अनुपातों की तुलना की जाती है और इन तुलना के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि संस्था में जो भी प्रबंधक हैं वे कितने कार्य कुशलता से बिजनेस कर रहे हैं और उनकी परिचालन और क्रियाशीलता की जानकारी की जाती है और इससे यह पता चलता है कि यह बिजनेस निरंतर उन्नति की ओर है या इसमें कहीं सुधार की आवश्यकता है। इसका अगला पॉइंट है लाभदायकता का ज्ञान। जैसे मैंने पहले भी बताया कि परिचालन लाभों की गणना की जाती है, तो इसमें हर एक छोटे छोटे लाभों के टुकड़े करके देखा जाता है कि अगर हमारे अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है तो ऐसे परसेंटेज ओवर द ईयर्स वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर सैलरीज है तो जितना भी हमारा लाभ हो रहा है उसके परसेंटेज में वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं और इसमें यदि कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो हमें वह सुधार करना होगा। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन हेतु उपयोगी। मान लीजिए कोई एक संस्था के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, तो दोनों की आपस में तुलना की जा सकती है विभिन्न परिचालन अनुपातों को निकालकर, या फिर एक ही बिजनेस में कोई 2 अलग अलग एक ही तरह के बिजनेस में कार्यरत हैं, तो वे दोनों अपने आप आपस में तुलना करेंगे कि किसका प्रॉफिटेबल है और किसका नहीं। तो अभी हमने देखा कि अनुपात विश्लेषण कितना इम्पॉर्टेंट है और हर एक बिजनेस एंटिटी अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी उसके पास डेटा अवेलेबल होते हैं उससे वह विभिन्न अनुपातों को निकालती है, कंपेयर करती है और निरंतर सुधार लाने की कोशिश करती है। धन्यवाद।